आप लोगों के टैक्स के पैसे से। बताता हूं आपको कैसे। उस कानून को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। केंद्र और राज्य सरकारें इस आर्टिकल 30 के कारण देश में माइनॉरिटी कमीशन चलाती है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलाती है। माइनॉरिटी कमीशन की अपनी भी योजनाएं होती है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की अपनी योजनाएं होती हैं, केंद्र की अपनी योजनाएं होती हैं, राज्य की अपनी योजनाएं होती हैं। अब तमिलनाडु में झुग्गी बस्ती है। झुग्गी नंबर 1 में हिंदू, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन। झुग्गी में रहने वाले सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है। झुग्गी नंबर 2 वाले को 1000 रुपए महीने वजीफा मिल रहा है, स्कूल में पढ़ता है तो। झुग्गी नंबर 3 में जो पढ़ रहा है क्रिश्चियन, उसको भी 1000 रुपए मिल रहा है। आर्थिक स्थिति एकदम वैसी है, लेकिन झुग्गी नंबर 1 वाले हिंदू को 1000 नहीं मिल रहा है। तो गरीब क्या करता, पिता जब एडमिशन कराता है तो नाम तो रहता है राम कुमार, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में लिखवा देता है क्रिश्चियन। अब रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा देता है तो डर लगता है कि हर महीने 1000 रुपए ले रहा हूं, कल को कोई जांच हो गई, घर में मूर्ति मिली तो क्या होगा, सारी मूर्ति निकाल देगा। 1000 रुपए महीना ले रहा हूं, होली दिवाली मनाया, किसी ने पकड़ लिया, वीडियो बनाया तो क्या करूंगा, होली दिवाली मनाना बंद कर देगा। 1000 रुपए ले रहा हूं, क्रिश्चियन लिखवा दिया है तो दिखना भी चाहिए, तो क्रॉस पहन लेगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन भारत में चल रहा है। आप लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से माइनॉरिटी कमीशन स्कीम चल रही है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की स्कीम चल रही है, और बाकायदा गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है उस 1000, 1500, 2000 रुपए के कारण। 20-25 साल पहले आपने हिंदू बौद्ध का झगड़ा नहीं देखा होगा। आप 25 साल पहले बताइए कभी हिंदू बौद्ध का झगड़ा होता हो। यह हिंदू बौद्ध का झगड़ा शुरू हुआ 1992 वाले माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण। अब कानून के कारण हो क्या रहा है कि अगर बौद्ध है तो भी 1000 मिलेगा, लेकिन हिंदू है तो 1000 नहीं मिलेगा। तो स्कूल वाले कॉलम में क्या लिखवा दिया, बौद्ध। अब समस्या फिर वही आ गई, अगर बौद्ध लिखवा दिया तो बौद्ध दिखना भी चाहिए, तो तिलक हटा दिया, जनेऊ हटा दिया, रक्षा हटा दिया, सब हटा दिया। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। उस 1992 वाले माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को भी चैलेंज किया हुआ है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो आर्टिकल 30 है। तुष्टीकरण का रूट काज है आर्टिकल 30। इस आर्टिकल 30 को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए लोकसभा में 2/3 चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए। अलग अलग तो हो नहीं पाएगा, तो ज्वाइंट में 2/3 चाहिए। राज्यसभा में 117 है तो लोकसभा में चाहिए अब की बार 500 पार। भारत में राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, और भारत में राइट टू जस्टिस नहीं, यहां राइट टू डेट है। केवल तारीख मिलेगी, न्याय नहीं मिलेगा। आखिर क्या कारण है कि 50 साल पहले एक वीरान रेगिस्तान दुबई 50 साल में दुनिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया। 50 साल पहले सिंगापुर में कुछ नहीं था, आज इतना डेवलप कैसे हो गया? 2 काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और राइट टू जस्टिस इंप्लीमेंट किया। भारत में अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, मुकदमों का फैसला जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, मैं कहता हूं भारत के व्यापारी भारत की जीडीपी 2% बढ़ा सकते हैं। 2% बिना किसी बाहर के इन्वेस्टमेंट के बढ़ा सकते हैं। केवल इतना हो जाए कि व्यापारी को खौफ न हो कि पहली बात तो कोई मुझे आके धमकाएगा, कोई इंस्पेक्टर धमकाएगा, कोई कमिश्नर धमकाएगा, और दूसरा मेरा मुकदमा लंबा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए मैंने प्लांट लगाया, एक पीआईएल हो गई तो 30 साल तक मुकदमा चलेगा, बेचारे का उसका अच्छा खासा चला गया। अनिल अग्रवाल के साथ यही हुआ, प्लांट लगाया, वहां एक पीआईएल हो गई, उसके बाद स्टे हो गया, अच्छा खासा करोड़ों रुपए उनका बर्बाद हो गया तमिलनाडु में जो उन्होंने प्लांट लगाया था। भारत में राइट टू जस्टिस हो जाए ना, आज अपराध किया 1 महीने के अंदर सजा, भय बिन होय न प्रीत, ये किसने बोला? जोर से बोलिए। भगवान राम ने। सठे साठम समाचरित किसने बोला? विदुर जी ने। जिन देशों ने विदुर जी को अपनाया, भगवान राम को अपनाया, राइट टू जस्टिस इंप्लीमेंट किया, कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया, वहां बिजनेस व्यापार फल फूल रहा है, देश समृद्ध हो रहा है। जहां न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई है, उसकी हालत ऐसी हो रखी है। आप लोग जितना कारोबार कर रहे हो, ये भगवान का आशीर्वाद है। न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है नहीं यहां पे।
इसमें बदलाव की जरूरत है। जिन मुकदमों का फैसला एक हफ्ते में, भारत में एक सप्ताह में होता था, 5वीं पास 5 लोग बैठ के जिन मुकदमों का फैसला 5-6 दिन में करते थे, आज की डेट में कैम्ब्रिज हार्वर्ड वाले ऐसे मुकदमों का फैसला 50 साल में करते हैं। न्यायिक व्यवस्था बदल गई। तो अगर हम चाहते हैं कठोर दंड की, और कठोर दंड होना क्यों चाहिए? आप में से वॉक करते होंगे, मॉर्निंग वॉक, तो छड़ी लेके चलते हैं। क्या रोज कुत्ते को मारते रहते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, तो छड़ी फिर लेके चलते किस लिए? कुत्ते को डराने के लिए। हमने परमाणु बम बनाया, चलाया क्या? तो परमाणु बम किस लिए बनाया? डराने के लिए। जोर से बोलिए, किस लिए? हमने अग्नि बनाई, ब्रह्मोस बनाई, एक से बढ़कर एक मिसाइल बनाई, राफेल खरीद लिया, चलाया क्या? तो किस लिए? डराने के लिए। ऐसे ही कठोर दंड व्यवस्था और स्पीडी जस्टिस सिस्टम रोज किसी को फांसी नहीं देता, रोज किसी को चढ़ाया नहीं जाता सूली पे, वो केवल और केवल डराने के लिए होता है। और वैसे भी राम राज्य का मतलब होता है, मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इन 4 वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं हो सकता। और अधर्म का नाश करने के लिए भारत की पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा। यह गुलामी वाली पुलिस, प्रशासनिक, न्यायिक व्यवस्था से अधर्म का नाश नहीं हो सकता। भय, दंड, जब मन में खौफ रहता है ना, तो भाई भाई भी प्यार से रहते हैं, क्योंकि पता अगर हमने दूसरे का हक मारा, मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में गया, साल भर के अंदर फैसला हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? मान लीजिए मैंने आपकी फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया, तो आपसे मैं 40 साल मुकदमा लड़ूंगा। 40 साल के बाद क्या होगा? आपकी फैक्ट्री आपको मिल जाएगी। तो वो तो पहले ही थी आपकी, तो आपको मिला क्या? कुछ मिला क्या? मैं आपके घर में किराए पे आऊं, 1 साल तक किराया दूं, उसके बाद आपके घर में बैठ जाऊं, अब मैं आपको मुकदमा लड़ाऊं। 15-20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट, 40 साल के बाद कोर्ट बोले कि नहीं, काम करो, घर खाली कर दो। आपको कुछ मिला क्या? कुछ मिला आपको? अरे आपका घर था, आपको मिल गया, हम 40 साल मस्ती में रहे। यह सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था अपराध को बढ़ा रही है। लोग एक दूसरे के जमीन पर इसलिए कब्जा करते हैं, उनको पता है कानून घटिया है, कुछ होगा नहीं, 30-40 साल तो कब्जा करके निकाल ही लेंगे। ये सड़क के किनारे जो अवैध निर्माण होता है, क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। अमेरिका में सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों नहीं होता? सिंगापुर में नशा तस्करी क्यों नहीं होती? हमारी यंग जनरेशन ड्रग्स से बर्बाद हो रही है। स्कूल, कॉलेज, एमबीए कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर जगह नशा फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, उसको फांसी दे दिया। अब सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा कॉलेज के आसपास क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, यह होता है कानून का खौफ। भारत में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, पुलिस व्यवस्था को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। और 25 से ज्यादा घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने, उन सभी कांग्रेसी कानूनों के खिलाफ लड़ रहा हूं। बहुत बढ़िया। वक्फ एक्ट के खिलाफ लड़ रहा हूं, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के खिलाफ लड़ रहा हूं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ लड़ रहा हूं। आपसे केवल इतनी आशा करता हूं कि फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए और जो गलत चीज है उसको लिखना शुरू करिए। याद रखिए, अंधेरा भगाना है तो दीपक वहां जलाना पड़ेगा। अगर आपकी बात, सही बात जन जन तक नहीं पहुंचेगी तो झूठी बात पहुंच जाएगी। झूठी बात ना पहुंचे, इसलिए सही बात का पहुंचना जरूरी है। अब जो पहले पहुंचती है वही सही मान लिया जाता है। अगर सही बात देर से पहुंची तो भी झूठी मान ली जाएगी। इसलिए सही बात का पहले पहुंचना जरूरी है। तो केवल इतना करिए, खासतौर पे यूथ, सोशल मीडिया का उपयोग सही बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए करिए। अगर आपके फेसबुक पे 500 फ्रेंड हैं तो आपकी बात 500 लोगों तक पहुंचेगी। आपके फेसबुक पर 5000 लोग हैं तो आपकी बात 5000 लोग तक पहुंचेगी। सही बात का पहुंचाना जरूरी है। आप लोग बहुत बड़ी मात्रा में यहां आज इकट्ठा हुए एकल परिवार के लिए। मेरा यह मानना है कि सरकार का जो लक्ष्य है उसमें एकल अभियान का बहुत बड़ा योगदान है।
वास्तव में जो सरकार का सपना है सबल भारत, उसमें एकल अभियान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जो सरकार का सपना है एक संपन्न भारत, उसमें एकल अभियान की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार का जो सपना है स्वस्थ भारत का, उसमें एकल अभियान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सरकार का जो सपना है साक्षर भारत का, उसमें एकल अभियान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। एकल अभियान समृद्ध भारत भी बना रहा है, एकल अभियान सशक्त भारत भी बना रहा है, एकल अभियान सुरक्षित भारत भी बना रहा है। अगर आपने उन युवाओं को साक्षर करके मुख्य धारा में नहीं जोड़ा होता तो हो सकता है देश के खिलाफ वो काम कर रहे होते, हो सकता है उसी में कोई ड्रग स्मगलर बन जाता, हो सकता है उसी में कोई नक्सली बन जाता, हो सकता है कोई माओवादी बन जाता। तो आपने उनको वहां से रोका है और मुख्य धारा में लाए हैं, और उनको मुख्य धारा में नहीं लाए बल्कि आपने उनको राष्ट्र की एक शक्ति बना दिया है। तो यह शक्ति बनाना बहुत बड़ा काम था। एकल अभियान वास्तव में स्वावलंबी भारत का जो सपना है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो जाति भाषा क्षेत्र का जो अलग अलग जहर बोते हैं, एकल अभियान उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्योंकि जहां सरकार नहीं है वहां एकल विद्यालय है, जहां सरकारी स्कूल नहीं है वहां एकल विद्यालय है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग ये मत